दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह एक पुस्तक के विषय में है, तुम जिंदगी का नमक हो। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं युवा साहित्यकार डॉक्टर विपिन शर्मा जी। ये उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। डॉक्टर विपिन शर्मा जी की अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नई सदी का सिनेमा, मनुष्यता का पक्ष, आज़ादी की उत्तर गाथा और तुम जिंदगी का नमक हो। अनेक पत्र पत्रिकाओं में वो लगातार लिखते रहते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं उनमें लगातार उनके लेख और उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। वो एक सक्रिय हैं। वर्तमान समय में युवा साहित्यकारों में उनका एक विशेष नाम है। वह उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर फिलहाल कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। सबसे पहले तो सुमित जी, इस महत्वपूर्ण वार्ता का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं, आपने पुस्तक जो तुम जिंदगी का नमक हो और ये लगातार चर्चाओं में है और एक ये नई विधा जिसको अभी कहा जा रहा है लघु प्रेम कथा, इसकी आलोचना भी अलग अलग तरह से हो रही है। न एक कविता है, न एक कहानी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि जैसे समय है, समय बदलता है तो अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते हैं। जब अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते हैं तो साहित्य भी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अपना अलग माध्यम है। तो उसका जो टेक्सचर है या कहीं जो फॉर्म है, जो संरचना है, वो बदलती है। जब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे सिनेमा है, सिनेमा 3 घंटे का होता था, 3.5 घंटे का होता था, धीरे धीरे बदल के वो वेब सीरीज में रूपांतरित हुआ। और जो संक्षिप्तीकरण है वो सिर्फ लिटरेचर में नहीं। आप देखिए कि जो 1.5 GB का कमाल है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसमें जो रील की एक्सेस है, कई बार आप देखेंगे वो फिल्मों से ज्यादा है, छोटी छोटी रील। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन को जो कैप्चर करने की बात है, वो एक तीव्र गति से वो चीजें बदल रही हैं। मुझे ये भी लगता है वो लिटरेचर में भी वो आ रही हैं, क्योंकि हम फेसबुक, ट्विटर और तमाम जो नए माध्यम है जिसे न्यू मीडिया कहा जाता है, तो उनमें बहुत सारा चेंज है। और जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसका भी हिस्सा होते हैं कई बार। तो उसी माध्यम में चीजें बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो ये लघु प्रेम कथा एक तरीके से लपरेक इसे कह दिया गया, लेकिन इसे एक रचनात्मक गद्य लोगों ने कहा, जो विधा इसके सौंदर्य शास्त्र पर बात हुई। तो जैसे अब इसका नया नाम इसको आया लपरेक, हाँ, लघु ये कथाएं आई हैं, तो क्या इसकी जो दखल है, इसकी जो आवाजाही है, वो कविता और उपन्यासों में भी होने की संभावना है? मुझे ये लगता है उपन्यास में आप देखेंगे एक एक कली कथा वाया बाईपास आया 90 के दौर में, 98 में आता है वो उपन्यास। और उसका जो पूरा पैटर्न है आप देखते हैं, किशोर बाबू, वो सिर की चोट लगती है, वो बाईपास सर्जरी होती है, तो पीछे की तरफ वो चले जाते हैं और उन्हें वो सारी स्मृतियां आने लगती हैं। और वो आज़ादी के पूर्व कालखंड में कभी स्विच करते हैं, कभी कभी वर्तमान में आते हैं, जो आसपास जो उनके जो चीजें हो रही होती हैं उसको देख रहे होते हैं। तो वो उपन्यास कई बार जो विधाओं को लेके उस टेक्सचर को तोड़ रहा था। वो फ्लैशबैक, तो खैर फ्लैशबैक का जो पैटर्न है आपको उसने कहा था, मैं भी है। और कई सारे इस तरीके से द गुड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अरुंधति राय का जो उपन्यास है, उसमें भी एक तरीके से वो सब तमाम चीजें जो संरचनागत स्तर पर हो रही थी। लेकिन आज के समय में ये कहा जा रहा है जितनी भी विधाएं हैं वो नजदीक आ रही हैं एक दूसरे के। आज उपन्यासों में रिपोर्टाज भी है, उपन्यासों में कविता का भी है, सीधे सीधे कविताओं के पूरे पूरे पैराग्राफ्स हैं, पोइट्री के पूरे पैराग्राफ्स हैं। और इस चीज के लिए मुझे कई बार लगता है कि जो उपन्यास में जो चेंजेस हैं उसको यदि समझना हो तो कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, और इसके साथ यदि मैं तुम जिंदगी का नमक हो के जो संरचना को जोड़ूं, क्योंकि ये छोटे लोगों ने कहा कि स्नैपशॉट हैं, थोड़े छोटे शॉट्स हैं ये, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी ठहर नहीं रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं।
और एक हिस्से के जीवन में वैसे ही वास्तव में कुछ नहीं ठहरा, तो पूरा पैटर्न पूरा बदल रहा है। तो उस सारी संरचना में यदि हम बात की जाए, तो मुझे ये लगता है कि विधाओं की आवाजाही एक दूसरे के साथ विधाएं बहुत कनेक्ट हुई हैं, बहुत जुड़ी हैं। तो इसमें भी वो आपको इसमें भी दिखाई देगा। तो कविताओं के संदर्भ में अगर बात करें, हाइकू एक कविता आई थी, हाँ, बिल्कुल उससे छोटी कविता, लघु कविता तो अभी तक नहीं आई है। नहीं आई। हाँ, तो क्या कविताओं में ये दस्तक बहुत पहले आ गई थी, हाँ, अगर हम हाइकू के संदर्भ में बात करें? हाँ, यदि हाँ उस संदर्भ में बात की जाए तो कविता में किसी ने हाइकू कहा, क्षणिकाएं भी कहा। जो क्षणिकाएं, जो छोटी कविताएं, और हम जानते हैं कि जो जापानी विधा है हाइकू कविता, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो सैल रस्तोगी, और तो कविता में भी हाँ कह सकते हैं उस तरीके से। लेकिन ये जो विधा जब चर्चा में आई है, इसकी कहानी इस तरीके से लोगों ने कहा, जो लोग फेसबुक पे लिख रहे थे, ट्विटर पे लिख रहे थे, रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर लिख रहे थे, जो यात्रा करते हुए उसमें कुछ मन में आ रहा था, उन चीजों को लेकर लिख रहे थे, मेट्रो में इंतजार करते हुए लिख रहे थे, और जो जीवन है जहाँ कहीं कुछ भी टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, नौकरी आ रही है, नौकरी जा रही है, 2008 का कालखंड जो है। तो आज का जो युवा है वो पढ़ता कहाँ है, रहता कहाँ है, नौकरी कहाँ करता है, जो तीव्रता आई है जीवन के प्रत्येक हिस्सों में। अब जो कहानी है, किस्से कहानी है, वो उस तरीके से उसको मुझे लगता है कि इस तरीके से कैरी नहीं कर पा रहा था। तो लोगों ने कुछ नया कहने की कोशिश की, जब उन्हें एक मीडियम मिला, तो अब उस मीडियम को लोगों को चीजें पसंद आई, फिर जब लोग अभिव्यक्त किया लोगों ने, तो इस तरीके से। और मैं इसके लिए भी बताऊं सुमित जी, कि जैसे इसकी भी कुछ कहानियां मैंने फेसबुक पे लगाई, तो लोगों ने कहा कुछ और लिखिए उस तरीके का, और वो चलता रहा, एक क्रम चलता रहा लगभग 2-3 साल, और ट्रेवल करते हुए लिखी गई, कुछ कहीं जंगलों और कहीं कहीं पहाड़ की यात्राओं पे लिखी गई। तो फेसबुक पे इसको पहले एक परीक्षित कर लिया गया, एक टेस्ट कर लिया गया, उसके बाद कहा कि एक जिल्द में आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जी हाँ। जब मैं इसको पढ़ रहा था, तुम जिंदगी का नमक हो, तो चूंकि जैसा नमक महत्वपूर्ण होता है, वो ज्यादा हो जाए तो स्वाद खराब कर देता है, कम हो जाए तो वो उसमें स्वाद रहता ही नहीं है। इसमें लगा के पहाड़ की जिंदगी और रूस का विघटन भी है, इसमें आम आदमी भी है, इसमें प्रेम भी है। एक जगह आपने एक इसमें गल्प है, उसमें आप कहते हैं कि प्रेम जो है वो इत्र है, प्रेम दरिया है। तो इस तरह की बात आप करते हो। तो इतना बड़ा जो क्लेवर है इसका विस्तृत जो फलक आपने लिया, इसकी रचना प्रक्रिया पे आप थोड़ा सा बताइए। मुझे ये भी लगता है सुमित जी, जब इसको मैं लिख रहा था तो ये कोविड काल था। कोविड काल से पहले मुझे 17 में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मुकम्मल आकार 18, 19, 20 तक कुछ कहानियां जुड़ती चली गई। आप देखेंगे वुहान पे कहानी है, कोविड काल पे कहानी है, और रूस के विघटन पे आपने कहा, अफगानिस्तान पे कहानी है। बाद वाले हिस्से में आपको लगेगा अफगानिस्तान पे जो एक पात्र है, वो पात्र कहती है कि भाई उजड़े हुए लोगों को इश्क से ज्यादा घर की तलाश होती है, छत की तलाश होती है। और तो ये कहानियां एक 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 अलग अलग मोड की कहानियां हैं, अलग अलग हिस्सों में लिखी गई कहानियां हैं, और किसी एक भाषा को पकड़ के नहीं चलने वाली कहानियां। तो कई सारे मुद्दे आए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये भी लगता है सुमित जी कि कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में जा रही होती हैं, किताबों के रूप में, सिनेमा के रूप में, जो समाज को हम देख रहे होते हैं, कई बार हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कहानियों का वो रूप बदलता चला गया। और कई बार मुझे याद आता है, जैसे रूस के फौजियों की बूटों की आवाज से श्वेतलाना डर गई, जो एक कहानी है। तो मुझे निर्मल वर्मा याद आते हैं, उस कालखंड में कहीं दिमाग में रहे। वो निर्मल वर्मा प्रोग्रेसिव राइटर, कार्ड होल्डर थे। वो उनका मोह भंग हो जाता है प्राग में ही, जब वो रूसियों को देखते हैं कि प्राग भी जो चेकोस्लोवाकिया था वो भी कम्युनिस्ट थे, और ये भी। तो अच्छे कम्युनिस्ट या अच्छे हिंदू, अच्छे मुस्लिम होने की जो अवधारणा है, या अच्छे किसी भी आइडियोलॉजी को उस तरीके से अडोप्ट करें, सबसे अच्छे हम हैं। तो उस पे निर्मल वर्मा को महसूस हुआ था, तो मोह भंग हुआ था। तो ये सारी कहानियां, स्वेतलाना मुझे उस तरीके से जहन में था,
मामला इस तरीके से ये कहानी बनी। कई बार किताबों से भी कुछ कुछ चीजें बनती हैं। तो विपिन सर, जैसे इस पुस्तक को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, बड़े रिव्यू आए हैं इस पे आज तक से, जनमत और जनवाणी और समकालीन जनमत, प्रभात खबर, जी। और इसके अलावा जो बड़े लेखक हैं वो भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आप इसकी रचना प्रक्रिया को लेकर के किस तरह से गुजरे हैं, और अब इसकी जो लोकप्रियता है उसको लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? तो सुमित जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे इसका जो एक भूमिका लिखी थी या जो अपनी बात कही मैंने, तो ये लगता था कि जो आज के समय में जो इंसान है, जिस तरीके का जीवन वो जी रहा है कि अ, फेफड़ों में वो धुआं जितना लेके चल रहा है और ऑक्सीजन की उसे चाह है, और जिंदगी इतनी कंजस्टेड है, इतनी इतनी संकुचित कई सारे स्तरों पे हो रही है, कई जगह वो खर्च हो रहा है। तो और लेकिन वो सुकून सुकून चाहने की एक एक था। और आज के समय में जो स्थितियां देख रहे हैं, रिलेशंस की स्थितियां देख रहे हैं, लेकिन निष्ठा अभी भी मूल्य है। हाँ। कहीं ना कहीं निष्ठा हाँ। निष्ठा की चाह है। हाँ। तो और दूसरा मुझे ये भी लगा था, मतलब इसको करते हुए तो कई सारी कहानियां हैं, कई सारे टूटे हुए लोगों का जैसे जमावड़ा है, हाँ। लेकिन वो चाहते जिंदगी में कुछ सुकून, कुछ कुछ बेहतर चाहने की कोशिश कर रहे हैं। तो और दाग देहलवी से मैंने इसमें आप देखेंगे कि दाग देहलवी तुम ही से वफा करेंगे निभाएंगे ये तय हुआ था। तो कई तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि वो इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि सोसाइटी में आप देख रहे होते हैं उन सब चीजों को। तो इसकी जो रचना प्रक्रिया है, मुझे ये लगता था कि जो लोगों के सुख हैं, लोगों के दुख हैं, जो युवा वर्ग है, जो जो पेनफुल कंडीशंस में रहते हुए भी जस्ट चिल कह देता है, चिल करते हैं। हाँ। तो जो ये चिल करना है, ये पूरी पूरी पीढ़ी जो 90 के बाद की पीढ़ी है, 1990 के बाद की पीढ़ी, ये अलग किस्म की पीढ़ी है, अलग किस्म की, क्योंकि जीवन स्थितियां उसके सामने बिल्कुल अलग हैं। तो मैं एड्रेस करना चाहता था उन लोगों को। ये कहानियां, मैंने कहा कि 90 के बाद की जिंदगी के बीच जिंदगी की कहानियां हैं। प्रेम भी है, उदासी भी है, उतार चढ़ाव भी हैं, रिश्तों के अपने अपने उत्थान पतन हैं। समग्र रूप में कभी मुकम्मल नहीं होती चीजें, लेकिन हम कोई भी राइटर अपने तरीके से कहने की बात करता है, लोगों के मन को पढ़ने की बात करता है। जी। तो एक तो ये कि सर, जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें लगातार जो सिनेमा का भी इसमें लगातार जिक्र है आपके लेखक के रूप में, ना कि व्यक्तिगत रूप में। मैं कहता हूँ विपिन शर्मा को, जैसे मैं जानता हूँ वो क्रिकेट के प्रेमी है, वो सिनेमा को लेकर के उनका बड़ा काम है, या जो देहात की जो चीजें हैं, छोटे लोकल बसों की बात आप करते हैं, तो विपिन शर्मा इसमें कहाँ है, किस रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं? मुझे मैं ये कहूँ, जैसे क्रिकेट को लेके है इसमें इसमें जैसे लोकल है जो इस किताब का आपने कहा, तो हम जो राइटर है, जैसे कुसुम सिंह ने कहा कि कोई भी लेखक, कुसुम सिंह अपने बारे में कहा करते थे कि कोई भी लेखक, मैं वो लेखक होता है लेकिन मैं 24 घंटे का लेखक हूँ। तो वो देखते हैं, सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी लेखक कहीं ना कहीं उस उन सारी स्थितियों में रच रहा होता है, चीजों को महसूस कर रहा होता है। और कई बार दूसरे के लेखक तो क्रिएटिव व्यक्ति है कोई भी, वो दूसरे के अनुभव भी, दूसरे के सुख दुख भी वो आप बरतते हैं, उन्हें उन्हें महसूस ही नहीं कर रहे होते, मैं उतार रहे होते हैं। कई बहुत सारी घटनाएं, जैसे प्रेमचंद को लेके कहें कि बहुत सारी चीजें, या टोल्स्टॉय को लेके कहें, या किसी नए लेखक को लेके, किसी को भी, कुणाल सिंह हो या कोई भी बड़े अलका सरावगी, तो वो उस कालखंड में नहीं थे लेकिन लिखते हैं वो उस कालखंड में, क्योंकि एक जो लेखक की आंख है, जो जो इंसाइट है, वो आपको कई सारी चीजें दिखाती है। आप उस कालखंड में वहां होते नहीं, लेकिन फिर भी होते हैं। मेरा सोचना यह है। तो इसका भी जो एक कालखंड जिया, उसको ऑब्जर्व किया और जो आसपास देखा, उसकी जो जो उस तरीके से चीजें अभिव्यक्त हुई। और एक चीज मैंने कोशिश की कि फ्लो बना रहे। फ्लो मतलब जो यदि इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आज के समय में कोई भी किताब चलेगी नहीं, उसे इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। मेरा सोचना यह है कि पाठक को आप उबाइए मत,
और पाठक को आप थकाइए मत बहुत ज्यादा ग्रस्त वो चीजों को करके सहज कीजिए, क्योंकि सहज होना आसान नहीं है। तो ये किताब ये मान सकते हैं सुमित जी की सहजता की तरफ एक एक वो कदम हो सकता है। खास तौर से अगर हम हिंदी पाठक की बात करें, साहित्य के पाठक की, वो लगातार कम हो रहा है। पुस्तकों को लेकर के लगातार प्रकाशक जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो बात नहीं रही जो पहले पढ़ते थे। तो क्या इस तरह की जो ये नई विधा है लप्रैग जिसकी हम बात कर रहे हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, क्या ये पाठक को आकर्षित कर रही हैं? पाठक धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा है? देखो मुझे ये लगता है सुमित जी की पहले भी बहुत सारे रवीश कुमार जी की आई, उसके साथ साथ विनीत जी की आई और अनिल यादव की आई, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, निधि त्यागी की तमन्ना तुम अब कहाँ हो आई, और उसमें अलग किस्म की किताब थी। मैं रवीश जी की किताब पे काफी लोगों ने बात की, लेकिन मुझे लगता है तमन्ना तुम अब कहाँ हो, निधि त्यागी जी की किताब पे बात होनी चाहिए, अलग कंटेंट था उसमें चीजें। तो अब या तुम जिंदगी का नमक हो वो अलग जोनरा की। पहले तो ये होना होगा कि किताबों के बारे में यदि हम बात करें, मुझे ये भी लगता है कि शिफ्ट हो रही हैं चीजें, शिफ्ट हो रही हैं। अब शिफ्टिंग होती है हर बार। जब पहले कई बार कहा गया होगा रेल का इंजन आया होगा तो बैलगाड़ी का संकट आया होगा, लोगों ने कहा होगा। जब टेलीविजन आया तो सामूहिकता की बात, थोड़ा अब टीवी स्क्रीन तक लोग सिमट जाएंगे। टीवी स्क्रीन के बाद जब मोबाइल आया या इंटरनेट आया, किसी सोचा नहीं होगा कि इंटरनेट कितना जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर देगा। बिल्कुल, तो उसने पूरा हमारे चिकित्सा, हमारी सोचने की प्रणाली, हमारे संचार, हमारी समझ, सब चीजों को, मार्केट, सब चीजों को बदला। अब जो जो ये पाठ है, जो टेक्स्ट है, वो कई रूपों से, भोजपत्र से लेके, किताबों से लेके, कागज की उत्पत्ति, वो उसने बदल दिया चीजों को। अब किताबें ऑनलाइन उस माध्यम में पोर्टल्स में आ रही हैं, लेकिन तमाम बड़े ब्लॉग्स पे है। मैं आसान आसान रास्ता मेरे लिए ये हो सकता है कि मैं कह दूं कि लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल्स पे स्क्रॉल करते हुए लोगों की पढ़ने की आदत है, वो जो किंडल है या तमाम माध्यम है। लेकिन मेरा मानना ये है, मतलब ये कमिटेड मानना है मेरा, इसे मेरी निष्ठा भी कहा जाए व्यक्तिगत रूप से, कि जो किताबों का सुख है, जो किताबों पे को महसूस करने का सुख है, जो आज हमेशा जो बड़े स्कॉलर्स हुए हैं देश दुनिया में, जिन्होंने सोचने समझने का तरीका दिया देश दुनिया को, समाज को, वो लाइब्रेरीज में, वो किताब खानों में खपे हैं, खुद को खपाया है उन्होंने, तब तब गहरी इंसाइट उन्होंने दी। मेरा सोचना है कि मनुष्य होने की जो शर्त है वो आपका किताब प्रेमी भी होना, एक एक कोना आप तमाम चीजों के लिए होते हैं, तो एक कोना किताबों का होना जरूरी है। अंत में हम एक ये जिज्ञासा है कि ये जो जिंदगी का नमक जो आपने टाइटल दिया है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कहाँ से आपने लिया? जो मेरे पब्लिशर हैं वो जहीन किस्म के हैं, महेश्वर दत्त, जेएनयू के पढ़े लिखे हैं, चेक चेक कविता पे पीएचडी है, चेक साहित्य पे, और नया ज्ञानोदय के साथ जुड़े रहे, भारतीय ज्ञानपीठ के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, बड़े मतलब गुणज्ञ व्यक्ति हैं। तो उनका था आइडिया, मैंने कई 5-7 टाइटल दिए, 10-15 टाइटल दिए, जैसा होता है। अभी एक नई किताब और कर रहे हैं, वो एक सिनेमा पे किताब ला रहे हैं। तो इसके लिए वो लगातार कहने लगे, यार ये तो जो टाइटल आपने दिए हैं तो ये तो गजल जैसे लग रहे हैं, सब सब पोएटिक ज्यादा हो रहे हैं। हमें कैप्चर करना, जो जो पाठक है उस तक पहुंचने के लिए उसके लहजे में बात करनी होगी। तो एक मैंने तुम जिंदगी का नमक हो भी इस तरीके का था, मैंने कहा ये है, इस पे करते हैं। तो और तो उस पे बात बन गई, और थोड़ा जो जो कि डिजाइनिंग वगैरह था किताब का, उस पे थोड़ा हुआ कवर पेज पे। तो लोगों ने, सुमित जी मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, जो कवर पेज को लेकर कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई, तो इत्तेफाकन कहीं ये पोर्ट्रेट जो था ये देखा था मैंने, देखा था और सुरक्षित हो गया था कहीं। तो अब ऐसे ही था, और पेंटिंग तो नहीं थी ये, लेकिन एक पोर्ट्रेट जैसा था। तो एक काम किया गया, इसका पूरा पूरा टेक्सचर उन्होंने प्लान किया, बस ये सिंबॉलिक है पूरा। तो पीछे मधुबनी पेंटिंग का किया गया, मुझे लगता था कि मधुबनी पेंटिंग का, मिथिला की पेंटिंग का इसमें होना चाहिए, तो वो रहा। तो इस तरीके से इसकी बात बनी, और आप चाहेंगे तो एक किसी छोटी कहानी के साथ हम मुकम्मल कर सकते हैं बात को। एक कहानी सुमित जी, तुम जिंदगी का नमक हो से थी जी।
टाइटल है हमें एक दूसरे की आंखों में खुद को महफूज कर लेते हैं। उन्हें नाज था अपनी मोहब्बत पर गहरा विश्वास थी, मगर वह अनिश्चितताओं से घिरे थे, जैसे क्रिकेट के अंतिम ओवर से रन बनाने हो 30 और विकेट बचे हो 2। अब एक बैट्समैन भी आउट हो गया तो रन रेट आकाश छूने लगेगा। उसने कितना समझाया, उम्र भर मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारे बच्चों का लवली डैडी बनूंगा, जिन बच्चों को कभी इस धरती पर आना ही नहीं था। वे तो हवा में थे, जहन में थे, उन दोनों की बेपरवाह हंसी में थे, मगर कितना विश्वास दिलवाया उसे। तुम्हारा हमारा रिश्ता किसी फ्लाईओवर के किसी पिलर से भी ज्यादा मजबूत होगा। क्या मजाल किसी बुलडोजर की जो उसे हिला दे। मजनू ने इतना भी कहा, और कमिश्नर पर विश्वास ना हो तो नोटरी के शपथ पत्र पर लिखवा लो, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी, जो हम दोनों के बीच आएगा। लैला फिर नहीं मानी, उदास होकर कहा, जो ये शिद्दत वाली मोहब्बत जिसमें हम आज मरे जा रहे हैं, तुम बिन मैं एनेमिक, और मेरे बिन तुम एंटी हीमोग्लोबिन। अगर ये एहसास ही ना रहा, फिर हम रोज साथ रहते रहते कैसे झेलेंगे एक दूसरे को। वैसे भी कहा जाता है प्यार कपूर है, प्यार इत्र है, प्यार दरिया है, कैसे रोक पाएंगे हम इसे। सबसे ज्यादा मैं डरती हूँ खुद के बूढ़े होने से, जो आज ब्यूटीफुल हूँ जैसे तुम्हारे लफ्ज और आंखें कहती हैं। जब मैं ढलूंगी, कैसे हर दिन ढलते हुए मुझे देख पाओगे, तुम क्या बुद्ध नहीं देख पाए भाग खड़े हुए। चलो हम उम्र भर एक दूसरे की आंखों में खुद को महफूज कर लेते हैं, गमगी मत होना, एक खुशनुमा विदा लेते हैं। शादी का कार्ड आए तो आ जाना, हमारा रेगुलर हलवाई पनीर अच्छा बनाता है, यह कहकर वह खिला दी। तो इसी के साथ बेहतरीन कहानी है। तो और अलग तरीके कहीं ना से कहीं उत्तर आधुनिकता की छाप मुझे इसमें लगती है कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि प्यार के लिए उतना समय नहीं है, एक चीज भागने की कई समझ सारी नहीं है। चीजें, और जो सबसे बड़ी बात है, जो इकोनॉमी है, जो स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो प्रेम प्रेम को बहुत कई स्तर पे तय कर रही है। कई सारी चीजों उसको एक फैक्टर बन के काम कर रही है कि जो सुमित जी एक एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो लिटरेचर को लेके, साहित्य को लेके। तो यूट्यूब चैनल सुमित जी का पाठशाला ऑनलाइन, जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जैसा भी लगे आप प्रतिक्रियाओं का आपकी का स्वागत रहेगा। सुमित जी, बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।